ठीक है सर। तो ये चीज थी। अगर आपका सवाल इससे क्लैरिफाई हो गया या मजीद आगे इसके अंदर अगर आपको कुछ पूछना है? नहीं ठीक है सर, क्लियर हो गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और सवाल फाइनेंशियल और जी इकोनॉमिकल डिसीजन एंड मेजर फर्क क्या हुआ? बिल्कुल, मैं अभी आपको बताता हूँ, जरा बच्चों को ऐड कर लूं मजीद। जी सवाल किसने किया था? सर मैंने कुंदन खान। अच्छा, सही। फाइनेंशियल और आप कह रहे हैं इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है क्या मेजर डिफरेंस होगा, सही जितना मैं समझा हूं? जी सर। सही है। तो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इस तरह से डिफर कर सकती है कि जब हम बात करते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ, ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर हम उमूमन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि बहुत सारी दफाओं को, बहुत सारी जगहों पे सॉरी, जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिट हो, लेकिन सोसाइटल बेनिफिट हो या सोसाइटी के जो बेनिफिट्स हो रहे हो एज ए होल, तो वो जो है हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो है बेसिकली उसके हवाले से भी बात करते हैं। जनरली तो जाहिर है फाइनेंशियल जो डिसीजन मेकिंग है वो पार्ट है, क्योंकि फाइनेंस इज अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग की बात भी करती है, बल्कि जो है वो सोसाइटल बेनिफिट की बात भी कर रही होती है। सही सवाल अगर आप क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। और दूसरा ये कि अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं ना, उमूमन फाइनेंस के अंदर हम जो है वो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से ज्यादा बात कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हो गई, ठीक है, इनकी डिसीजन मेकिंग से जो है ज्यादा हमारा फोकस होता है, ठीक है। अगर मैं आपकी जो जो एक जनरली देखें कि उमूमन जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के अंदर जो होता है उमूमन कॉर्पोरेट फर्म्स हो गई, ठीक है, बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ठीक है, इनसे रिलेटेड ज्यादा डिसीजन मेकिंग जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एज इकोनॉमिक्स को देखते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर ना सिर्फ ये कि हम लोकल मार्केट्स की बात कर रहे होते हैं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के हवाले से बातें कर रहे होते हैं। और सबसे अहम चीज ये कि यहाँ पर हम जो है ह्यूमन जो है डिसीजन मेकिंग उसको ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। इन एक इंडिविजुअल को ले लें या एक कंट्री को ले लें कि उसके फैसले जो है वो किस तरह से हो रहे होते हैं और क्या फैसला जो है किस वक्त के अंदर अहम है या कितना जरूरी है, ठीक है। अब बात को वहीं से दोबारा कनेक्ट करता हूं मैं कि हमने ये कहा कि कॉस्ट एंड बेनिफिट जो है वो एनालाइज करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे फर्दर हम ये आते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है कॉस्ट को ना सिर्फ ये कि उसकी मॉनेटरी कॉस्ट, अब मॉनेटरी कॉस्ट इस तरह की कॉस्ट होती है जिसके अंदर हमारा पैसा जो है वो जा रहा हो। इकोनॉमिक्स ना सिर्फ ये कि किसी भी फैसले की मॉनेटरी कॉस्ट को देखती है, बल्कि ये कि वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, या जिसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है, तो उसको भी देखती है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, कोई मुझे बताए फिर आगे, ताकि मैं फर्दर, मेरा एक तरीका ये है सर आप लोग इसके साथ, आप लोग इसके सर 2 मिनट बेटा, सर मैं बोल लूं फिर उसके बाद आप बोलिएगा इस समय। सॉरी बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा तरीका ये है कि मैं बच्चों से बीच में इंटरेक्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों को इसमें कोई इश्यू ना हो। माइक क्लोज कर ले प्लीज, इधर अजान हो रही है, माइक क्लोज कर ले। तो मेरा तरीका ये है कि मैं बच्चों के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता हूँ। आई होप किसी को इसमें कोई इशू ना हो। नो सर, कोई इशू नहीं है। जी अब फर्दर आप जो बता रही थी वो बताएं। जी सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये है कि किसी एक चीज को छोड़ देना और किसी एक चीज को सिलेक्ट कर देना, ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही है, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा इसको मैं दो फर्दर, चीजों के दरमियान हमें फैसला करना पड़ता है। ठीक, बिल्कुल सही। जी आगे और कौन बोल रहा था? सर
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर उस कॉस्ट को कहते हैं सर, जैसे कि सर मैं अभी आपको एक मिसाल दूंगा सर। अभी 12 बजे आपका ऑनलाइन क्लास होने वाला था और मेरे दोस्त क्रिकेट मैच खेलने जा रहे थे सर। बिल्कुल मैंने सही, मैच छोड़कर आपका क्लास ले लिया, तो इसी वजह से जो मैच था वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। बिल्कुल सही। गुड एग्जाम्पल वली, वेरी गुड। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर हम सिर्फ पहले कॉस्ट के ऊपर आ जाते हैं फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आते हैं, तो कॉस्ट दो तरह की हो सकती है। एक ये कि जिसके अंदर हमारा पैसा जा रहा हो, जैसे वली ने अभी एक एग्जांपल दी, ये क्रिकेट खेलने नहीं गए, तो क्रिकेट खेलने से जो हमें क्या हासिल होता, बेनिफिट हासिल ये होता कि एक बॉडी की एक्सरसाइज होती और ये बेहतर फील करते। ठीक है, उसकी जगह ये क्लास लेने आ गए। अब क्लास लेने आ रहे हैं, यहाँ पर इनका दो तरह के खर्चे हो रहे हैं। एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मैच या आराम कह लेते हैं हम जिसको, ठीक है, इकोनॉमिक्स इसको आराम कहती है, लेजर भी कहती है, जो इस तरह की एक्टिविटीज होती है जो कि इंसान को मदद करती हैं थोड़ा सा बेहतर फील करने के लिए। ठीक है, तो लेजर छोड़ के इन्होंने जो है यहाँ पर आए क्लास लेने के लिए इनके दो खर्चे हो रहे हैं। एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट या मॉनेटरी कॉस्ट, जिसके अंदर पैसा भी जा रहा है। इंटरनेट का कनेक्शन ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का कनेक्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्वियसली वो फ्री तो नहीं होगा, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। तो जो इन्होंने क्लास ली उसकी दो कॉस्ट है। एक तो वो पैसे वाली कॉस्ट जो कि इंटरनेट के ऊपर इन्होंने खर्चा किया, वो खर्चा है इनका जो है वो एक इनकी कॉस्ट आ गई। और दूसरी इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई कि जो मैच खेल के ये रिलैक्स फील कर सकते थे, रिफ्रेश फील कर सकते थे, ज्यादा बेहतर जो है फील कर सकते थे। ऑब्वियसली जो ये हम एक्टिविटीज करते हैं, अब मैंने जैसे पहले कहा रिलेटिव टर्म के अंदर हम उम्मूमन यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, तो इस खेल के जो है हम उम्मूमन यही सपोज करते हैं कि इंसान थोड़ा बेहतर फील करता है, थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स फील करता है। ठीक है, तो इनकी दो कॉस्ट हुई। एक तो वो पैसे वाली कॉस्ट, किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर लेते वक्त हम दोनों ये देखते हैं कि पैसे वाली कॉस्ट कितनी जा रही है, दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, एक वली की एग्जांपल थी, मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसके आगे से। ठीक है, आप वली का नेक्स्ट डे एग्जाम होता, मिड टर्म है हमारा, मिड टर्म होता और मैच होता। अगर ये मैच खेलने चले जाते, ठीक है, तो इससे इनका क्या नुकसान होता है? इनके दो नुकसान होते। एक तो इन्होंने एग्जामिनेशन की फीस जो भरी होती, ठीक है, अगर ये खेलने जा रहे हैं तो जाहिर ये पढ़ नहीं रहे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, पेपर क्लियर करने में थोड़े से मसले होंगे। आई होप वली आपको बुरा ना लग रहा, एग्जाम्पल आपकी दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। ठीक है, नो सर, बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर ये मैच खेलने चले जाते तो इनकी दो कॉस्ट जो है उसका नुकसान होता। एक तो इन्होंने जो पैसा दिया हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम फीस दी हुई है वो, दूसरा इनके मार्क्स जो है वो लूज होते। ठीक है, तो दो तरह के नुकसान, एक पैसे का नुकसान होता है और दूसरा ये कि एग्जाम जो है, ठीक है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जब ये मेंशन करते हैं मैच खेलने की, तो एक तो फॉर एग्जांपल एग्जाम फीस 4000 है, 5000 है, 7000 है, जितनी भी है, ठीक है, उसका लॉस होता है। और दूसरा ये कि ये नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रोसीड करने में इनको मसाइल होते। तो मैच खेलने की एक पैसे की कॉस्ट आ गई और दूसरा ये कि ये जो पेपर क्लियर करके फर्दर आगे जा सकते थे वो कॉस्ट आ गई। तो वो कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट है और जो पैसे जाए हुए वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इसके अंदर मजीद किसी को कोई सवाल? सर कॉस्ट की बात हुई है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स से कोई इंटरलिंक है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स से लिंक सिर्फ इतना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किसी भी फर्म की कॉस्ट ऑफ गुड निकाल के देती है। तो जब हम जो फर्म की कॉस्ट के हवाले से पढ़ रहे होते हैं ना, अगर आपने माइक्रो में पढ़ा होगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का चैप्टर, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो वो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक टूल है। चले मैं इसको भी मजीद आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि बच्चों को और आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए, इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट है, ये दूसरे सब्जेक्ट से मुख्तलिफ चीजें भी लेता है। अब अकाउंटिंग की बात आपने, जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग बीच में लिया है, तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा ये मेरे लिए क्लैरिफाई करना बच्चों को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अकाउंटिंग कुछ इन इट सेल्फ इज अ डिसिप्लिन। अगर हम देखें ना तो अकाउंटिंग हमें क्या नॉलेज दे रही होती है? कभी आपने एनालाइज किया इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग सिर्फ हमें
जो है वो एक टूल प्रोवाइड कर रही होती है कि फर्म की क्या प्रॉफिट किस क्या हुआ, उसको बेसिकली एक आर्ट है। अगर मेरी नजर में जो अकाउंटिंग है एक आर्ट है जो कि हमें मदद करता है कि जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ रही है फर्म्स की, जो उसकी ट्रांजेक्शन हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है रिकॉर्ड करने का अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इस हवाले से, कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के हवाले से जो है वो, या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के अंदर उमूमन जो है वो कॉस्ट जो है वो उसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, बल्कि इस्तेमाल ही उसी में होता है। ठीक है, दो तरह के कारोबार हो सकते हैं। एक तो वो कारोबार है जो कि एक ट्रेडर है, जो कि जी जी नेहा। स्टूडेंट्स वेटिंग थे। जी मैंने ऐड कर लिया वो आहिस्ता, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा लेट शो होता है बेटा, तो फिर मैं जैसे ही देखता हूँ तो फौरन अब ऐड कर लेता हूँ। वो टाइम लेता है, आई थिंक 30 to 40 सेकेंड्स का टाइम लेता है वो क्लास के अंदर ऐड होने में। आई थिंक कि जिनको किया था ऐड अब वो हो गए होंगे। जी सर। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमें मदद करती है सिर्फ ट्रांजैक्शंस को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का एक हमारे पास मैकेनिज्म है अकाउंटिंग, राइट। अच्छा, मैं यस सर। बीच में जो है वो बात जो है वो लोग बोल देते तो मैं भूल गया था। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि दो तरह की फर्म्स हो सकती है। एक तो वो फर्म है जो कि ट्रेडिंग के अंदर है। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई दुकान खोली हुई है, ठीक है, तो वो जाएगा यहाँ से जो है वो सदर के अंदर सामान खरीदेगा, अपनी दुकान से लाके बेचेगा। ठीक है, तो वो कुछ बना तो नहीं रहा। ठीक है, तो वो आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इस्तेमाल करते हुए जो है वो अपने अकाउंट्स बना सकता है, और बेसिकली वो ये देखेगा कि जो है वो कितने की चीज मैंने खरीदी, कितने की बेची, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो उसको प्रॉफिट होगा। तो अकाउंटिंग हमें ये चीजें करने में मदद देता है। एक आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग उमूमन उन फर्म्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं जो चीजें मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं। ठीक है, तो वहां पर जाहिर है जो चीजें बना रहा है, किसी का कोई कारखाना है, फैक्ट्री है, उसमें जो वो चीजें बना रहा है, तो जाहिर है उसको बनाने की भी कोई लागत आ रही होगी। अब इसकी डिटेल में हम जा सकते हैं जब हम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे, कॉस्ट और प्रोडक्शन का, तो उसके अंदर मजीद इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ हमें इस डाटा को एनालाइज करने के लिए एक हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कि ये डाटा है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, फला फला। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स किस तरह से कनेक्टेड है? इकोनॉमिक्स इस डाटा को यूज करती है और इससे फिर ये एनालाइज करती है कि फॉर एग्जांपल टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है, टोटल रेवेन्यू इतना आ रहा है, तो अगर हम एक मजीद एक्स्ट्रा यूनिट, जो आपने मार्जिनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स अब आगे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग किस तरह यूज करती है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा लेती है और ये देखती है कि अगर मैं मजीद एक यूनिट और बना रहा हूं, ठीक है, तो इससे मेरी कॉस्ट कितने की आ रही है और ये मार्केट में जाके कितने का बिकेगा। ठीक है, तो वही डिसीजन मेकिंग आ गई, कॉस्ट बेनिफिट। अगर मेरी बनाने की लागत जो है वो मिसाल के तौर के ऊपर एक एक्स्ट्रा यूनिट मजीद बनाने की लागत 25 रुपए है, लेकिन जो ये यूनिट है मार्केट में जाके 22 रुपए में बिकेगा, तो क्या मुझे एक और मजीद एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सर बिल्कुल बनाना चाहिए। नहीं बनाना चाहिए। वजह यह है कि 25 रुपए की एक आगे मजीद एक यूनिट बनाता हूं मैं, वो 25 रुपए का बन रहा है लेकिन मार्केट में 22 रुपए का बिकेगा। 3 रुपए का लॉस मैं क्यों इनकर करूंगा? मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज है। 25 रुपए की चीज बना के 22 रुपए की कौन बेचता है? किसने जवाब दिया था ये? सॉरी सर, वो मैंने जो है ना थोड़ा गलत सुन लिया था, अजान हो रही थी। तो सही बात है, 25 रुपए की बना के आप 30 रुपए में बेचोगे, 22 में नहीं बेच। जी, तो अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट, देखिए प्राइस हमेशा मार्केट डिटरमिन करती है, ये तो सबने पढ़ा होगा। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं, अमूमन हम जनरल जो डिस्कशन कर रहे होते हैं वो परफेक्ट कंपटीशन का कर रहे होते हैं। खैर चीजें आगे मजीद दूसरी डायरेक्शन में चली गई हैं, लेकिन क्योंकि सवाल जो है वो इस तरह का था, तो जो है वो मैंने कहा कि उस डायरेक्शन में भी हम जा सकते हैं।
ठीक है, तो अब तक हमने ये चीजें देखी कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसको हमने माइक्रो मैक्रो में जो है वो डिवाइड किया था। फिर हम आगे के मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल इस्तेमाल करती है और मैनेजर्स को मदद करती है डिसीजन मेकिंग के लिए। लेकिन इसके दौरान जो है समिया ने भी और नेहा और एक उसामा, इन सब ने भी कहा ये कि ऑब्वियसली जब हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग ले रहे होते हैं तो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें ये तमाम चीज़ों के अलावा जो मुल्की सतह के ऊपर होने वाले जो चीज़ें होती हैं, अवामिल होते हैं या जो इवेंट्स होते हैं, वो भी जो है हमें क्या कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आजकल के वक्त दौर के अंदर हम देखें ये कि मैनेजर कोई भी डिसीजन मेकिंग ले रहा है, अब हर 15 दिन बाद जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज आ जाता है, ठीक है, महंगाई की शरह बढ़ रही है, महंगाई की शरह तो रॉ मटेरियल्स की कीमतों में भी जाहिर है जो फर्म्स जो है वो रॉ मटेरियल मार्केट से ही खरीदेगी, तो रॉ मटेरियल की प्राइसेस के अंदर भी जो है इजाफा जो है वो हो जाएगा। तो जाहिर है ना सिर्फ ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के चंद बेसिक इंडिकेटर हैं, वो चीजें भी हमारे लिए पढ़ना और समझना लाजमी है, ठीक है। जिसमें मैं ये समझता हूं कि इन्फ्लेशन जो एक ऐसा मेजर टॉपिक है, आप लोगों ने उसको कवर किया हुआ है? यस सर, किया है। इन्फ्लेशन भी पढ़ा है। जी सर, जी सर वापस। मैंने कहा इन्फ्लेशन का टॉपिक जो है वो मेजर ऐसा फोकस होगा हमारा, उसको रिवाइज करेंगे। अगर पढ़ भी लिया आपने तो थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। दो मेथड्स होते हैं जिसमें जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये अगर मैक्रो में पढ़ा था। जी जी बिल्कुल मैक्रो में सर पढ़ा था। मैक्रो में पढ़ा था इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह, हाइपर जी इन्फ्लेशन, सर ये पढ़ा था सर मैक्रो में। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन क्या होगी, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे और फिर इसकी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशन होती है वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि बाकी फर्दर कोई ऐसी चीज है नहीं जो कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में जो है हमें ज्यादा इम्पेक्ट जो है वो करे चीजों की। जैसे मैंने ये कहा कि उमूमन जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर भी हम फर्म्स के बिहेवियर के बारे में ज्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो एक रॉ मटेरियल की बात कर लें या सैलरीज जो एम्प्लॉयज को पे कर रही होती हैं फर्म्स, वो फर्म की कॉस्ट होती है, तो उसको भी अगर जो मेजर इंडिकेटर या जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजर कह लें इशारिया जो उसको इम्पेक्ट करता है, तो अगर आप खुद भी एनालाइज करें तो इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा जो है वो इम्पेक्ट कर रही होती है। तो इन्फ्लेशन को हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारा फोकस ये रहेगा। एक दफा मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसका एक जो है पीडीएफ के अंदर डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक जो है हमें कवर करने हैं, ठीक है। आज तो हमने थोड़ा सा बेसिक्स देख ली, ठीक है। अभी थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको भी देख लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जब जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है इंशाल्लाह डिमांड और सप्लाई के हवाले से थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिमांड एंड सप्लाई और उसकी इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर इलास्टिसिटी तक नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद वरना नेक्स्ट थर्ड क्लास के अंदर हम जो है वो इलास्टिसिटी का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया होगा उसको जो है वो हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने इसकी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो है नहीं पढ़ी थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डेरिवेटिव्स वगैरह के जरिए से जो है आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा इलास्टिसिटी किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आई होप के डेरिवेटिव्स आप लोगों ने बेसिक्स तो पढ़ी हुई होगी डेरिवेटिव्स की। जी सर पढ़े तो थे, लेकिन बस रिपीट करना है एक बार वापस। जी जी बिल्कुल, मैं वो तमाम चीजें रिपीट कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स की एप्लीकेशन देखते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम प्रोडक्शन वाले चैप्टर्स के ऊपर चले जाएंगे जिनको हम थॉरोली जो है वो कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्शन का चैप्टर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे जाके जो है वो इसके अंदर कॉस्ट थ्योरी को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं ये सोच रहा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आप लोगों ने पढ़ी हुई है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक टूल है जो कि हमें मदद करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के सोल्यूशन निकालने के लिए, कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन सोल्यूशन निकालने के लिए।
तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग नाम मुश्किल सा है, इसके अंदर दो तरह के मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है और एक दूसरा जो है वो जिसको हम जो है वो सिंप्लेक्स मेथड कहते हैं, वो मेथड भी है। तो इसको जो है हम फोकस करेंगे और उसके बाद फिर हम मार्केट्स देख लेंगे। और मेरा फोकस जो है मेजरली ओलिगोपोली मार्केट के ऊपर और मोनोपोलिस्टिक मार्केट के ऊपर ज्यादा रहेगा। वजह यह है कि इन रियल वर्ल्ड जो है हम ज्यादातर जो हम मार्केट्स देखते हैं वो या तो मोनोपोलिस्टिक है या फिर ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। मोनोपोली हो गया या परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ये एक तरह से आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है जो कि हम बेसिकली इन रियल वर्ल्ड नियर टू मोनोपोली या नियर टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स तो हो सकती है, लेकिन प्योरली जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या प्योर मोनोपोली जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। किसी को कोई सवाल? मैंने ये पूछा था आप लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है नहीं पढ़ी? नो सर, ये नहीं पढ़ी। ठीक है, तो नो सर, ये नहीं पढ़ा था हमने। ठीक है, अच्छा ये मैं फिर एक काम ये करूंगा कि इसको एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर रखेंगे और इसके लिए फिजिकल क्लास रखेंगे, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, ताकि क्योंकि ये जरा इंपॉर्टेंट चीज है और ये आप पढ़ेंगे इसको मजा भी आएगा आपको, और ये एक ऐसी चीज है कि आपके आगे जाके भी जो है ज्यादा जो है बहुत फायदेमंद होगी, ठीक है। तो ये सर सीपीआई जी सीपीआई वगैरह मैंने ये कहा कि सीपीआई वगैरह को पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और इसका इम्पैक्ट जो है हम प्राइसिंग के ऊपर मैं आपको एक पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ये मैंने मेजर टॉपिक्स आपको अभी ब्रॉडर हेडिंग जो बताएं, इसको फर्दर जो है मैं मजीद आपका इसका जो है वो अभी मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है ना कि मैं मजीद तोड़ तोड़ के आपको बताऊं। मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि जो मेजर टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो ये हैं कि हमें जो है बेसिक इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है वो पढ़ना है। उसके बाद हम जो है डिमांड एंड सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर हम प्योरली प्रोडक्शन और कॉस्टिंग को डिटेल में देखेंगे, फिर इसके अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक मेथड आ जाएगा। नाउ जब हम इसके अंदर प्राइसिंग के हवाले से बात कर रहे होंगे, कॉस्ट मार्केट के ऊपर जाएंगे, सॉरी मार्केट के अंदर हम जो है मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम प्राइसिंग को देखेंगे। तो प्राइसिंग के ऊपर किस तरह से जो है वो इन्फ्लेशन इंपैक्ट करती है, तो वहां पर हमारा जो है इन्फ्लेशन का रोल आएगा। इन्फ्लेशन जैसे मैक्रो के अंदर आपने इसको पढ़ लिया, एज अ अलग से चीज पढ़ ली, यहां पर हम जो है इसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि फर्म्स के प्राइसिंग के ऊपर किस तरह से इन्फ्लेशन या कॉस्ट के ऊपर किस तरह से जो है वो इन्फ्लेशन इंपैक्ट कर रही है। मिसाल के तौर के ऊपर चीजों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, एक तो रॉ मटेरियल के ऊपर भी जो है वो इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वो अपनी सैलरी के अंदर रेज नहीं मांगेंगे, तो क्या फर्म के ऊपर इन्फ्लेशन का डबल इम्पैक्ट आता है, तो वो किस तरह से फर्म को इम्पैक्ट कर रहा होता है, ये हम देखेंगे। बेसिकली इन्फ्लेशन की जो है हम यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे होंगे, ठीक है बेटा। कोई है? ये सब चले गए? जी सर। यस है। सर। सर सब बैठे हाँ, होश है। खामोश नहीं रहना, फिर ऑनलाइन के अंदर एक मसला ही होता है, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है? नो सर। यस सर। जी अगर पढ़ा है तो बताइए क्या होती है। यस सर। जी सर, वापस बताएं, सर्कुलर फ्लो ऑफ आवाज स्लो आ इकोनॉमिक रहा था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा है, और अगर पढ़ा है तो वो क्या होती है? थोड़ा सा एक ओवरव्यू आज हम कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाहिर है नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो मजीद इसको जो है वो हम करेंगे। नो सर, ये नहीं पढ़ा। अच्छा, सर वैसे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है ना? मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये कहा कि हम इसके अंदर जो मैनेजरियल के अंदर थोड़ा बहुत जो है हमें ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हवाले से भी जो है पता होना चाहिए ना, क्योंकि एक फर्म जो है वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, तो उसके ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी के या मजीद दूसरे जो चीजें हैं उनके भी इम्पैक्ट आ रहे होते हैं। तो वो मैंने कहा। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास असल में व्हाइट बोर्ड में ये नजर नहीं हाँ आ सर, रहा। ये मेरे ख्याल से हमने हाँ सर, ये मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था, बस वापस रिपीट करना है एक बार। वेट, पढ़ा था अगर व्हाइट बोर्ड आपके पास आ रहा हो तो मुझे बता दीजिएगा। आ गया? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया आ गया।
ठीक है, व्हाइट बोर्ड आ गया। ठीक है, किसी भी मईशत के अंदर जो है ना 4 तरह के इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है हाउस होल्ड। मैं बल्कि यहाँ पे इसको टेक्स्ट से लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, किसी भी मईशत में हमारे पास 4 तरह के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड। इसको मैं आगे मजीद डिस्क्राइब करूंगा, जरा लिख लो। हाउस होल्ड, फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो किसी भी मईशत के अंदर हमारे पास जो है वो ये 4 तरह के इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब इनके दरमियान इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा होता है। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ये यहाँ पे ना लैपटॉप को इस्तेमाल करके ड्राइंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाउस होल्ड, तो ये 40 का इंडिकेटर देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई फैक्टर मार्केट। यहाँ एफएम से मुराद फैक्टर मार्केट है। ठीक है, और ये आ गई गुड मार्केट। गुड एंड सर्विस मार्केट कहते हैं, गुड मार्केट सपोज कर लेते हैं फिलहाल हम। ठीक है, नजर आ रहा है सबको ये। यस सर। यस जी सर। सर, मस्त नजर आ रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम देखें यहाँ पर तो हमने ये सपोज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो हाउस होल्ड होते हैं वो तमाम इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो ओन कर रहे होते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी रिसोर्सेज होती है, कोई बताएगा मुझे। जी बच्चों। सर वली बताया। जी, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 तरह की इकोनॉमिक रिसोर्सेज होती हैं जो कि हम ये सपोज करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि हाउस होल्ड जो है वो ये ओन कर रहे होते हैं। फर्म्स को इन तमाम चीजों की जरूरत होती है, तो वो फैक्टर मार्केट से जाती है और हाउस होल्ड से फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल ले लिया, लेबर जो है वो वहां से हायर की। अब इकोनॉमिक्स के अंदर एक चीज ये जहन में रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर जो इकोनॉमिक्स एक आम जो मजदूर है फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला, उससे लेके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है फैक्ट्री का, उन तमाम को वो लेबर जो है वो कंसीडर करती है। राइट, तो फर्म्स जो है वो फैक्टर मार्केट के अंदर आके हाउस होल्ड से रिसोर्सेज बाय करती हैं, रिसोर्सेज बाय करके उनसे चीजें बनाती हैं और उसको गुड्स मार्केट के अंदर आके जो है क्या करती है, सेल आउट करती हैं। और हाउस होल्ड फिर वो चीजें गुड मार्केट से जो है वो खरीदते हैं, उस पैसे से जो कि उनको फर्म ने दिए होते हैं, उनसे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज खरीदी होती हैं उसके अगेंस्ट। एक दफा दोबारा रिपीट करता हूँ, ये क्लास 7 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, तो आज यहीं तक हमारा टॉपिक रहेगा। एक दफा मैंने कहा क्लास खत्म होने से पहले मैं ये बता दूं। ठीक है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें ये बताता है कि किस तरह से ये 4 इकोनॉमिक एजेंट्स, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मईशत में एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इनके राब्ते, एक दूसरे से इनका कनेक्शन किस तरह से होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमें ये बताता है। सही है। अब सबसे पहले जो अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है,
और बैरूनी दुनिया से फिलहाल जो है इस मईशत का कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल यहाँ पर दो इकोनॉमिक एजेंट जो उनके दरमियान जो है वो कनेक्टिविटी हो रही है, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, या उन दोनों के दरमियान जो है वो डीलिंग हो रही है। एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर हमने, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि हाउस होल्ड तमाम प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कह लें या रिसोर्सेज जो है उसको ओन करते हैं या वो उसकी मिल्कियत रखते हैं। उस रिसोर्सेज के अंदर चार चीजें बेसिकली शामिल हैं। एक नेचुरल रिसोर्स या लैंड कह लें, एक ह्यूमन रिसोर्स या जिसको हम कहते हैं लेबर, तीसरी आ गई क्या चीज, कैपिटल, सरमाया। ठीक है, कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल से मुराद सरमाया है या कुछ और है? मैक्रो आप पढ़ के आ रहे हैं, कोई बच्चा बताएगा मुझे कैपिटल से इकोनॉमिक्स में मुराद क्या है? जी नेहा, समिया, सलमा, क्या नाम था, नौशाद, उसामा, सॉरी उसामा। सर यहाँ मुराद है मैन मेड रिसोर्सेज। यस सर, एसिड वगैरह की बात हो रही है। सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे कैपिटल से, मैन मेड है वो। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल से मुराद बताऊं, बेसिकली दो दो या तीन चीजें जो है वो कैपिटल से मुराद होती है। मशीनरी, प्लांट कैश। या बिल्डिंग। ये तीन चीजें जो है अमूमन इकोनॉमिक्स के अंदर जो है हम इसको कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे सरमाए से मुराद नहीं है। मैंने कहा कोई मुझे सही करता है नहीं, मैं ये चेक करना चाह रहा था। सर ये कैश को हम ऐड नहीं करेंगे इसमें? नहीं 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 नहीं, कैश का फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं। कैपिटल से यहाँ मुराद है, इकोनॉमिक्स ही कहती है कि कैपिटल से मुराद वो रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करके मजीद जो है और रिसोर्सेज पैदा की जा सके। जिस तरह से समिया ने बिल्कुल सही कहा, मैन मेड रिसोर्सेज। मशीनरी जो है वो खुद एक चीज है। सर नेहा। नेहा सॉरी, नाम मैंने उमूमन समिया ज्यादा वो इंटरेक्ट करी। मेरे पास अभी स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड है तो मैं नाम नहीं देख रहा। ठीक है, सॉरी, नेहा, नेहा ने बताया जिस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मशीन हमने ली। मशीन एक मैन मेड रिसोर्स है, लेकिन मशीन से हम मजीद फर्दर रिसोर्स ये कह लेंगे, मजीद चीजें भी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे शू 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 बनाने की मशीन है, तो वो इटसेल्फ इज अ गुड, खुद भी एक गुड है और उससे मजीद गुड्स जो हम हासिल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जूते। मोबाइल बनाने की मशीनरी है, वो खुद एक इन इटसेल्फ इज अ मशीनरी है, खुद एक गुड भी है। ठीक है, और उससे फर्दर हम चीजें जो है मोबाइल भी बना रहे हैं। तो वो चीजें मैन मेड रिसोर्सेज जिससे मजीद हम और चीजें जो है वो बनाते हैं, वो यहाँ पर कैपिटल कहलाती हैं बुनियादी तौर पे। सही है? ठीक है सर। तो हाउस होल्ड ये तमाम रिसोर्सेज ओन करते हैं और फर्म्स को इन चीजों की जरूरत होती है। अब इकोनॉमिक्स फर्म्स एक किसी ऐसी एंटिटी को कहती है जो कि इनपुट्स ले और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करके बेचे। इकोनॉमिक्स के अंदर फर्म की बेसिक डेफिनेशन ये है कि फर्म इज एन इकोनॉमिक एजेंट दैट कन्वर्ट certain type of input into a output, right? तो फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड से ये चीजें खरीदती है और उससे चीजें बना के जो है वो गुड मार्केट के अंदर आके बेचती है, जहां से हाउस होल्ड खरीदते हैं इन चीजों को। ठीक है, अब ये जो फैक्टर मार्केट है ये इन इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। मुराद ये है कि मैं जाके किसी भी जगह जाके जो है वो जॉब के लिए बात कर रहा हूँ या जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो मैं फैक्टर मार्केट के अंदर हूँ। यानी ये कोई ऐसी मार्केट नहीं है यहाँ पे लिखा हो। ये एक इकोनॉमिक्स ने एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट जो है वो बनाया है, जिसके जरिए से हमें ये मदद मिलती है कि हम किस तरह से जो है वो चीजों की दरमियान लेन देन कर सके। ठीक है, तो हाउस होल्ड से फर्म सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है आवाज सही? मैंने अपनी जगह चेंज की, इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था मेरा। अब सही है आवाज? जी जी सर, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो फर्म्स जो है वो फैक्टर मार्केट से चीजें खरीदती है और उसको कन्वर्ट करके गुड मार्केट के अंदर आके बेचती है, जहां से हाउस होल्ड खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि फर्म्स के पास इसके लिए पैसा कहां से आया? तो जो वो सवाल है ना, बुनियादी तौर पर कहते हैं कि मुर्गी
पहले आई अंडा पहले आया, तो ये भी एक उस तरह की जो है वो ट्रिविया है। सर वॉइस नहीं आ रही आप। अब आ रही है मेरी आवाज? हेलो, अब आ रही है आवाज? जी सर, जी सर। हाँ जी सर आ रही है, सही सर आ रही है। आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, कुछ बच्चों के पास कट रही होगी, तो आई थिंक अब आपका इंटरनेट अनस्टेबल है। मेरे पास जो अब इंटरनेट के सिग्नल्स जो है वो कंप्लीट हो गए, तो मैं मजीद जगह को चेंज करके देख लेता हूँ। अब बेहतर हुई आवाज मेरी? सर अब ठीक है। सर अब बेहतर है, अब बेहतर है। क्लास बेहतर है। एंड होने वाली है, तो बेटा बस अब यहाँ पे इसको मुझे एटलीस्ट इस चीज को पूरा करने दे, वरना बीच में रह जाएगी। ठीक है, 1 मिनट रह गया है। तो वही सवाल यहाँ पे भी आता है कि पहले जो मैंने जैसे कहा कि अंडा पहले आया मुर्गी, तो यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि फर्म्स के पास पहले से पैसे मौजूद थे, वरना तो ये सर्कुलर फ्लो कहीं कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फर्म्स वो पैसा इस्तेमाल करते हुए हाउस होल्ड से जो है चीजें खरीदती है। ठीक है, अब हाउस होल्ड को जो है वो इसके अगेंस्ट पैसा मिलता है, लेबर के अगेंस्ट उसको वेज मिलती है। ठीक है, कैपिटल के अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट उसको प्रॉफिट मिलता है, और लैंड के अगेंस्ट उसको रेंट मिलता है। ठीक है, तो ये पैसे हाउस होल्ड, यहाँ फर्म्स इनसे जब रिसोर्सेज खरीदती तो उसके अगेंस्ट इनको पैसा देती है, और उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए जो है हाउस होल्ड चीजें खरीदते हैं गुड्स मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से फर्म्स और हाउस होल्ड का इंटरेक्शन आपस में होता है इन अ